वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं? सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा विद और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला लेक्चर। आई थिंक एक ही लेक्चर में इसमें हम काम कर देंगे, 40-45 मिनट का ये लेक्चर रहेगा। बाकी जैसे मैं हर वीडियोस में बोल ही रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ, बार बार सेम चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, तो उस बात को जरूर याद रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग की हेल्प करते रहिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। एक आपको जरिया ये मिला है डीयू परीक्षा का, तो उसका भी यार फायदा उठाइए बिल्कुल। मतलब आपका ही फायदा, मतलब इसमें मेरा कोई मतलब, हाँ मतलब है थोड़ा बहुत फायदा, बट हाँ देखिए आपका ज्यादा फायदा है। आपको लॉन्ग टर्म में दुआएं मिलेंगी, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है, तो अपना भी फायदा करिए, मेरे भी करा दीजिए चलिए आप चाहें तो, मतलब बढ़िया रहेगा। बाकी सब्सक्राइबर वाली बात जो बोल रहा हूँ, फिजिक इनऑर्गेनिक वाली में भी बोली थी कि यार जल्द से जल्द किसी एक, जिन बच्चे, सबसे पहले तो जो लोग बिना बटन दबाए हुए कर रहे हैं यार, एक बार जरा बटन दबा दें। जिन लोगों ने दबा रखा है तो अच्छी बात है यार, और जिन्होंने दबाया है, जिन्होंने नहीं दबाया सब्सक्रिप्शन का बटन, एक बार मैं बता दूं कि सभी किसी एक एक अपने दोस्त, एक से ज्यादा भी करते हैं तो अच्छी बात है, मिनिमम एक है आपके लिए, मैक्सिमम आप जितने ज्यादा कर सके करिए। अपने पेरेंट्स में से किसी के, अपने दोस्त में से, अपने पीजी में से जो रहता है उसका फोन लीजिए कि यार जरा 2 मिनट दिखाओ, और एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए आगे बढ़ जाइए। फिजिकल साइंस वालों को भेजिए, लाइफ साइंस वालों को भेजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड वाले यूनिट में, जहाँ पे थ्योरेटिकल बात करिए। आई थिंक आधा घंटा, आधे पौन घंटे का वो लेक्चर था, बहुत छोटा सा था, उसमें पूरी डिस्कशन हुई है। तो उसी की स्लाइड अगेन उठा के ले आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्या होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। असाइल ग्रुप इज बेसिकली, दिस इज माय असाइल ग्रुप। तो यहाँ पर असाइल लग रहा है, लगने को असाइलेशन बोलते हैं। दिस इज बेसिकली असाइल ग्रुप। ये होता है आपका असाइल ग्रुप, आरसीओ या आपका असाइल ग्रुप, इसको लगाने को बोलते हैं असाइलेशन। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपका जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। RCOCl प्लस AlCl3, यहाँ पर जो है वो बता रखा है कि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जहां पर ये डब्बे में अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, और आपको ये देखने को मिलता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाता है, क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट होगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स, क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। खतरनाक वाली बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये सीसी जो है आपको ये दिख रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट भी लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पर जो है वो नो रीअरेंजमेंट होती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं यार ये बड़ी काम की चीज है। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो बेहतरीन एकदम है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन आपकी एक बढ़िया चीज मानी जाती है, बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं होती, रीअरेंजमेंट नाम की चीज नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, मैं डायरेक्टली अब अटैक करवा के चलो इसमें दिखा देता हूँ, आगे नहीं दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिर अटैक वगैरह होता है। तो RCO पॉजिटिव है ये आपका, अटैक होगा किसका, इस पाई साहब का। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का अटैक हो जाएगा आपका, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही पाई बॉन्ड का अटैक हुआ तो एक बॉन्ड ऑब्वियसली टूट जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट हुआ होगा, इधर आ चुका होगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव जो है इसको कर देगा न्यूट्रलाइज। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यस है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव। फिर क्या होता है, ये पूरा जो पॉजिटिव है पूरी रिंग में चक्कर लगाता है, ये इधर आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने वीलैंड इंटरमीडिएट बनाया था, वो आप वीलैंड इंटरमीडिएट फॉर असाइल ग्रुप बना के दिखा दीजिएगा। कैसे बनाते हैं तो दिखा दूं, वो भी मैं आपको। नाइट्रेशन वाला क्वेश्चन है आगे, वो उसमें नहीं दिखाऊंगा मैं, इसी में सब कुछ दिखा रहा हूँ। और वैसे तो ये भी नहीं दिखाना चाहिए लॉजिकली, तो क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो यहाँ पर आप, ये आपका वीलैंड इंटरमीडिएट बन जाएगा। और फाइनली जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव आया, क्या करिए आप, कुछ नहीं करिए, ये हाइड्रोजन लीजिए, उसको लीव कर दीजिए, और इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। और फाइनली आप जो है वो एरोमेटिसिटी नाम की जो चीज है उसको कर लेते हैं क्या, रीगेन। क्या ये बात आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई या नहीं, बोलिए सुनो, ये सर आ गई। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया। सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कैसे देख लिया, फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर लास्ट वाला लॉस ऑफ हाइड्रोजन टू रीगेन एरोमेटिसिटी। 3 स्टेप होते हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन ही है ना, हाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। क्या है चीज समझ में, बाकी वीडियोस में पूरा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, सिंपल सा, सिंपल बना दीजिए, इसमें मैं कोई नहीं लिख रहा है। देन आपको शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट आप लिख दीजिएगा। शॉर्ट नोट में आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, क्यों हुआ, एल्यूमिनियम कहाँ का बनता है, कोई भी लुईस एसिड चाहिए होता है बस हमें। लुईस एसिड मतलब जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, वेकेंट ऑर्बिटल का काम डब्बे में ले ले, क्या लोन पेयर ले ले, तो किसका, Cl का, क्योंकि वही हमारे पास असाइल ग्रुप में वो यूज होता है। देन आप असाइलिनियम आयन बोलते हैं इसको, असाइलिनियम आयन की स्पेलिंग बोलूंगा, असाइलियम बोलते हैं, पता नहीं असाइलिनियम बोलते हैं, असाइलियम आयन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, स्टेबल होता है, क्यों, रेजोनेंस की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि रीअरेंज नहीं होता क्योंकि एक्सट्रीमली स्टेबल है। अब ये क्वेश्चन अब ये समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था कि यार ये पता नहीं इसका होगा या नहीं होगा, बट मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं, थोड़ी रिएक्शंस वाला पार्ट है, थोड़ा सीख लेंगे। हमें जो है वो टोलुइन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, टोलुइन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, किस तरीके से हम बनाए ये हमें बताना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सिंपल नाइट्रेशन करा दीजिए, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेके
कहाँ लग जाएगा आपका, ऑर्थो पैरा ग्रुप बन जाता है मेजर, तो मैं पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बना के रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर जो है ना, ठीक है बना लिया मैंने, कौन सा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। नाउ क्यों हुआ इसके बारे में बात कर लेंगे, वैसे अगर बाकी डिस्कस कर रखा है। देन आप क्या करिए, इसको ऑक्सीडाइज करा दीजिए एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 से। तो बेसिकली एल्कलाइन KMnO4 आप यूज कर लीजिए, ये जो है आपका COH बन जाएगा, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब इसकी आप चाहें तो डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवा के आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। आई डोंट इवन थिंक के ये इस टाइप का सकता है, बट ये क्वेश्चन में था तो मैंने कहा करा देता हूँ, मतलब कुछ कभी बाई चांस कोई चीज छूट जाए तो ये चीज आनी चाहिए। बाकी वैसे 11th 12th में भी पढ़ते हैं ना, तो इसलिए मेरे हिसाब से बंदों को याद रहे, लोगों को याद रहती है चीज। अब बेंजीन से डाइफिनाइल मीथेन बनाना है। यार डाइफिनाइल मीथेन क्या होता है, दो फिनाइल होंगे मतलब, ये होता है बेटा डाइफिनाइल। ये वाला शायद प्रोबेबली फिर भी पूछा जा सकता है, दोनों पीएच ग्रुप हैं, कैसे बनाए, तो इसके लिए आप करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, किसके साथ, PHCH2 के साथ। ये आ जाएगा, ये हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक बेंजीन लग जाएगा, तो यहाँ पर CH2 का, तो ये आपका डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। जैसे आप इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, AlCl3 विद PHCH2Cl3। नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और हमें बताना है फिर एनीसोल का एग्जांपल लेके। तो पहले समझ लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। डिटेल में बात ऑलरेडी डन, बट लेट अस डू वंस मोर। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्रुप लगा रखा है मैंने जी, ये हमने इसी टॉपिक में डिस्कस करा था जो हमारी थ्योरी वाले में था। इस जी ग्रुप ने क्या करा, इस जी ग्रुप के पास है लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो ये प्लस है, और यहाँ पे क्या पूछा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ऑब्वियसली। बताना है मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होगा, किसकी वजह से, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, चार्ज कौन सा, इस पर क्या होगा, खुद पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब सर इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आइए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आप कराइए इसकी रेजोनेंस, रेजोनेंस में प्रेजेंट है, आप जैसे ही इस बॉन्ड को यहाँ भेजेंगे, क्या ये बॉन्ड उड़ के आएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके जस्ट बराबर वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। क्या ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा है, क्या उसके लिए अच्छी बात है बुरी बात है, सर अच्छी बात है, वो चाहेगा कि हाँ यार मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पर आना चाहेगा, सबसे पहली चीज ये क्लियर हुई। अब और रेजोनेंस है, हाँ सर, जैसे ही मैं ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ये पाई बॉन्ड, ये बेसिकली यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगी, और ये पाई बॉन्ड उड़ के यहाँ नेगेटिव हो जाएगी। अब बताइए कहाँ चार्ज आया नेगेटिव, सर अब जो है ना मेटा को छोड़ के पैरा पर चार्ज उड़ के आ गया, उड़ के नहीं मतलब फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा करंट बना हुआ है, पूरा लूप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब बताइए क्या उसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए बढ़िया हो गया, एक और चीज कि पैरा पर आ गया, ठीक है। अब दो ऑर्थो है तो एक यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ बनेगा क्या, पाई बॉन्ड, और यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पहले ऑर्थो पे था, उड़ के पैरा पे आया, उड़ के ऑर्थो पर चला गया, मेटा पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हो रही, मेटा जैसा था वैसा का वैसा ही है, मेटा फेसबुक वाला मेटा नहीं, जो मेटा पोजीशन है वो वैसी की वैसी है। ऑर्थो पर आया नेगेटिव, पैरा पर आया नेगेटिव, फिर ऑर्थो पर आया, फिर वापस बन के चला जाएगा। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जरूर आते होंगे, सेमेस्टर 1 में आपने जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मतलब क्या बोलूंगा, जाके वाली वीडियो देख लीजिए, थोड़ी बहुत जो भी है आप देख के आ जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे। वैसे बेसिक है, मतलब कोई बहुत बड़ी एडवांस चीज नहीं होती, 11th 12th में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, आई एम श्योर, तो वहां से आपको आती होगी। तो यहाँ क्या होगा, ऑर्थो पर नेगेटिव आ रहा है, पैरा पर नेगेटिव आ रहा है, ऑर्थो पर नेगेटिव आ रहा है, और जहां जहां नेगेटिव आ रहा है मतलब वहां वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब वहां वहां इलेक्ट्रोफाइल के लिए मजे आ गए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मजे आ गए मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। तो दैट्स व्हाई जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कहाँ डोनेट करते हैं, ऑर्थो और पैरा पर। अगर वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं आएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल वहीं आएगा तो वो कहाँ डायरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, दे हम बोलते हैं कि यार ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रोफाइल को बताना कि भाई तुम्हें जो है ना ऑर्थो पर ही जाना है, तुम्हें जो है ना पैरा पर ही जाना है। ऑर्थो और पैरा में से जो डिसीजन होगा वो हमने बात कर रखी है, कौन कहाँ जाता है, कहाँ पर जो है वो बल्कीनेस की वजह से हम अवॉइड करते हैं। तो ऑर्थो और पैरा में से कि यार तुम्हें ऑर्थो में या पैरा में ही जाना है, मेटा पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑर्थो और पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना वो एक डायरेक्शन दे देते हैं, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, कि यार तुम आओ ऑर्थो पर या पैरा पर ही आओ। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं। क्या ये चीज समझ में आई, कोई डाउट इसमें, नो सर बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक एग्जांपल है, शायद ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर आपको जैसे मैंने यहाँ पर देखिए खुद ही बता रखा है मैंने, NH2OH, ये जो जी ग्रुप है इट कुड बी OCH3, OCH3 वाला जो है वो वही एनिसोल हमारे पास होता है। साथ में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर हो रही हो, ये जो जी ग्रुप है
इस जी ग्रुप में अगर हमारे पास CH3 हो या CH2 हो या एक भी हाइड्रोजन हो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, वो भी आपका प्लस एम की तरह बिहेव करेगी। और ये डिस्कस अब याद आ गया मुझे, तो पक्का से डिस्कस कर रखा है हमने सेमेस्टर 1 की वीडियोस में, तो यार वो चीज आपको आती ही होगी, वरना आपने बेसिक क्लास में भी डिस्कस होता है कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेम 1 वाली PYQs में आपको वैसा तो मिल ही जाएगा। और मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होता है, दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे या पैरा पर। तो अटैक कहाँ होता है? दोनों पर होता है, बट मेजर पैरा वाला बनता है, बिकॉज ऑर्थो में थोड़ी बहुत रिपल्जन होती है, बल्कि ग्रुप्स के बीच में जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में रिपेल एक दूसरे को करते रहते हैं, बट वहां पर नहीं करते। कहां पर? पैरा पर काफी ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, वो सिमेट्रिकल भी होते हैं, तो दैट्स वाई ज्यादा स्टेबल होता है। एनिसोल की अगर मैं बात करूं तो यार एनिसोल आपका ये है, एक आध इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलिए इसी बात पर मैं बना के भी दिखा दूं इसी बहाने के यार। कभी बच्चे बोलेंगे कुछ बिल्कुल ही नहीं करा रहा, मतलब भाई बहुत कुछ करा रहा हूँ, ऐसा मत बोलना। ये आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। बताइए चार्ज कहां पर आया? सर चार्ज आपका ये उड़ के इधर आ जाएगा इस पर, ये इधर आया, ये इधर आया। आती है ना रेजोनेंस? कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं बताया, देखो कितने तेज हो यार, बता नहीं रहा, मतलब गलती कर रहा हूँ तो है। फिर कमेंट्स में लिख दोगा कि गलती हो गई। खैर मजाक कर रहा हूँ, अभी कैसे बताऊंगा, कमेंट्स में ही तो बताएगा इंसान, अब मेरे बराबर में थोड़ी बैठा है कोई। ये आ गया नेगेटिव, ये उड़ के तुम इधर देखते रहिएगा गाइस, कहां पर आ रहा है चार्ज सिर्फ और सिर्फ, क्या होता है, क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्थो और पैरा पर ही आ रहा है। ये आ गया दोबारा ऑर्थो पर आ गया, ये CH3 पॉजिटिव कर दूं इसको, और फाइनली उड़ के चला जाएगा वापस, और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहेगा यार जहां नेगेटिव वहां में, कहा नेगेटिव? ऑर्थो और पैरा पर, तो मैं जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ। और वो किसकी वजह से जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जा रहा है। समझ में आ गया? अब इसको जो है आप इस ये स्ट्रक्चर बना के ना ऐसे किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन लिख दी कि मतलब प्लस इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, एक प्रोडक्ट ऑर्थो का बना दीजिए, एक प्रोडक्ट पैरा का बना दीजिए, बता दीजिएगा कि पैरा वाला स्टेबल होता है ज्यादा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बल्कि पूरे नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो हो सकता है 6 नंबर भी मिल जाए, इतना ज्यादा लिखेगा। बाकी कोई इतना अच्छा वैसे होता नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन ज्यादा क्यों होती है? फास्ट टेक्स प्लेस मोर इजिली एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन क्या है सर? बेंजीन बेंजीन है, क्या होगा ये? टोलुइन क्या है सर? टोलुइन टोलुइन है, मतलब बेंजीन पर CH3 है, बिल्कुल सर। मुझे बताइए क्यों टोलुइन फास्ट दे रहा है नाइट्रेशन? सर नाइट्रेशन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी, सिंपल सी। मतलब सर क्या टोलुइन को मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? क्या मैं टोलुइन को बोल सकता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है कहां पर? इन बेंजीन रिंग में, PHH रिंग में। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो गई है कहाँ? बेंजीन रिंग में। कैसे हुई है सर? इसी की वजह से हुई है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में इसी बात पर बना देता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। देखिए हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है, बार बार यार मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि बहुत कम करूंगा, पर यार तुम लोग पढ़ के नहीं दे रहे, मतलब पीछे का पढ़ के नहीं आते, तो बनाना पड़ रहा है इसी वजह से। तो ये बना देता, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये आ गया, और यहाँ आ गया होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रिजाइड करता है एज एन H प्लस की तरह ही। तो ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, तो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया नहीं? हाँ सर बढ़ा दी। किस पर? बेंजीन रिंग पर। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा, बिल्कुल आना चाहेगा। वेयर यहाँ बेंजीन में क्या कोई नेगेटिव चार्ज ला पाएगा? नो सर नहीं ला पाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं ग्रुप। और ये बात हमने वैसे भी कर रखी है अपने थ्योरी वाले में, दैट इज डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जाके उनको भी वन शॉट को देख लीजिए, आधे पौन घंटे के, आराम से आपको और चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगी। तो नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन समझ में आया क्यों आराम से हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप यहाँ पे जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, तो यार एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। तो इसी वजह से नाइट्रेशन पास होती है। और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या लेने देना? बिकॉज नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो वहां पे यही आपको देखने को मिलेगी। देन आपको क्या करना है? अगेन एक और बार यही चीज सेम पूछी गई है, हो सकता है आपको नाइट्रेशन की जगह इस बार सल्फोनेशन पूछ लें, या फ्रीडल क्राफ्ट पूछ लें कि यार फ्रीडल क्राफ्ट इसकी फास्ट क्यों होती है, इसकी क्यों नहीं होती। तो ये भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं ना। आपको पूछा गया कि मैकेनिज्म बताओ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का, तो वो बता देता हूँ। मैकेनिज्म भी नहीं बता रहा, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन बता रहा हूँ, बाकी सब तो सेम ही है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़ा है वैसा ही एग्जैक्टली सेम। क्या होगा? H2SO4 होता है, क्या काम करता है वो? H प्लस देता है, एसिड H प्लस देगा। सर HNO3 भी तो एसिड है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस HNO3 डू नॉट या डज नॉट एक्ट एज अ एसिड, इट विल बिहेव एज अ बेस। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट H प्लस ऑफ H2SO4। तो ये H2SO4 का H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, OH2 पॉजिटिव बना रहा है, फिर ये लीव कर जाएगा H2O और NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ इस NO2 पॉजिटिव पर का अटैक होगा कहां पर? बेंजीन रिंग पर, एंड फाइनली हमें मिल जाएगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। तो ये हमारे पास हुआ नाइट्रेशन में। बाकी आप पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उसका मैकेनिज्म आप आराम से देख सकते हैं। नाउ वी हैव टू टेल रिएक्टिविटी बतानी है हमें, रेट ऑफ
बेसिकली रेट ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। तो जल्दी से इसको बता देता हूँ कैसे बताते हैं। पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, हमने उसमें डिस्कस करा है नहीं, बट नहीं करा तो यहाँ कर लेते हैं। हो सकता है कराओ, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है। इथाइल बेंजीन, सॉरी इथाइल बेंजीन बोल रहा हूँ, मिथाइल बेंजीन है तो अपना टोलुइन, देन इथाइल बेंजीन, डिफरेंस देखिएगा जरा, देन क्यूमीन। पता है क्यूमीन क्या होता है? नहीं पता बेटा, एल्कोहल फिनॉल नहीं पड़ गया, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, CH3 टोलुइन है। अभी अभी बात करिए किसकी इलेक्ट्रोफिलिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट है, बेंजीन या टोलुइन? सर टोलुइन की। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से जो इंक्रीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बेंजीन के अलावा सभी लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है? सर बिल्कुल है। तो क्या सभी की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बेंजीन से ज्यादा लॉजिकली होगा? सर बिल्कुल होगा। तो इन तीनों का, तीनों लोगों का यार जो इलेक्ट्रोफिलिक रेट है ना, वो बेंजीन से तो ज्यादा है। तो बेंजीन को लगा दो सबसे पीछे, आ जाओ बेटा, सबसे पीछे लाइन में आ जाओ। ठीक है, अब बात है टोलुइन इथाइल बेंजीन की क्यूमीन, किसको जीता है? इसमें जो है वो आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है? सर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन किस वजह से होती है? सर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? बस इतना बता दिया सर। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात हमने जो है वो सेमेस्टर 1 में थोड़ी बहुत डिस्कस कर रखी है, जहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का देखा था, जहाँ पे बेकर नाथन इफेक्ट का वो हुआ था, कि बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा हमने डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी का ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन जहां पर ज्यादा, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादा अल्फा एच है ना, ये करने के लिए। क्या करने के लिए सर? बेटा ये देखो ना स्ट्रक्चर, ये करा है इसने, इधर घुमा दिया, फिर ये वाला हाइड्रोजन लेगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन लेगा, तो तीनों हाइड्रोजन को एक एक मौका मिलेगा। बेचारा वहां पर क्या है, एक ही अकेला है जो बेचारा कोशिश करता रहेगा। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक अकेला है। तो फास्ट कौन हो गया सबसे ज्यादा? टोलुइन, बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। फिर इथाइल बेंजीन आया, क्योंकि उसके पास 2 हैं। फिर बेचारा क्यूमीन, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक है। फिर बेचारा बेंजीन, जिसके पास एक भी नहीं है, करीब जीरो वाला। क्या ये चीज समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़िया, मजा आई। आ जाओ अब दूसरी तरीके की वैरायटी देखें। बेंजीन है, हाँ सर बेंजीन है। फिनॉल है, हाँ सर फिनॉल है। क्लोरोबेंजीन है, हाँ सर क्लोरोबेंजीन है। टोलुइन है। अब यहाँ पर जो ये आपको अलग ही पता लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन वाली चीज तो नहीं है यहाँ पे, सब में अलग चीज है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिनॉल के पास लोन पेयर है, ये कैसा ग्रुप है? ये सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या ये प्लस एम शो करेगा? हाँ। क्या ये रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ाता है? क्या ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है? सर बिल्कुल बढ़ाता है। एक चीज, टोलुइन। क्या ये प्लस एम? हाँ सर, इसको हम बोलते हैं प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। इतना क्लियर है? ठीक है, 2 चीजें समझ में आई ना। और बेंजीन जो है उसके पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है फिनॉल, टोलुइन, दोनों लोग बेंजीन से आगे होंगे, दोनों लोग फास्ट जाएंगे। अब क्लोरीन की बात करें, यार इसके पास लोन पेयर तो होता है। अगर लोन पेयर है तो इसमें एक चीज होती है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर। बट ये ओवरऑल जो है ये, अच्छा ओवरऑल से पहले एक बात बताता हूँ, ये ओ एच ग्रुप है। ये प्लस एम क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ तो क्या ये माइनस आई नहीं शो करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तो ओ एच जो है प्लस एम भी शो कर रहा है, माइनस आई भी। बट मेजोरिटी केसेस में हमारे पास जो डोमिनेटिंग होता है ना, वो मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो दैट्स वाई हम इसको नहीं कंसिडर करते। सिमिलरली यहाँ पर भी ना, ये प्लस एम के साथ साथ या प्लस एच के साथ साथ हमारा प्लस वो आई भी शो कर रहा होता है। बट हम उसको लेते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें पता है रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इस केस में ये प्लस एम तो शो कर रहा है, साथ साथ माइनस आई भी कर रहा है। तो सर यहाँ पर भी हम यहाँ सेम करते हैं, इसको हटा दें? ऐसा नहीं है। हेलोजन होते हैं ना, बहुत खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। तो इन दिस केस इनका जो माइनस आई है वो डोमिनेट करता है। कोई भी हेलोजन हो उसका माइनस आई डोमिनेट करता है। बट सबसे पहली चीज ऑर्थो पैरा पर डायरेक्ट करेगा बिकॉज जोन पेयर है। बट जो ओवरऑल इसका नेचर होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा इन नेचर। समझ में आया या नहीं? बोलिए यस और यस सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर है तो बताइए इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब बताइए बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ, क्लोरीन पर उससे बेंजीन से ज्यादा हो गया, क्लोरीन पर सॉरी क्लोरोबेंजीन पर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया कम? सर क्लोरीन है माइनस आई वाला ओवरऑल, तो वो खींच रहा है बेंजीन से, ये बेंजीन रिंग से खींच रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन जो है वो
बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो रेफरेंस में हमारे पास बेंजीन है, हम ये जो बोल रहे हैं ना कि OH और CH3 किससे ज्यादा है, बेंजीन से ज्यादा है। Cl किससे कम है, बेंजीन रिंग से कम है। तो बेंजीन रिंग को मैं रख दूं बीच में, दैट इज फर्स्ट वाला। इससे कौन ज्यादा है सर, इससे फिनॉल भी ज्यादा है और टोलुइन भी ज्यादा है। अब मुझे बताइए फिनॉल और टोलुइन में कौन ज्यादा है। सर ये जो है ना, ये बिकॉज ऑफ रेजोनेंस है, ये बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। सर रेजोनेंस जीत जाती है तो फिनॉल इज गोइंग टू बी द टॉपर। फिनॉल आ गया, टोलुइन आ गया, फिर क्लोरोबेंजीन आ गया। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से, किस तरीके से हमने आंसर करा। बढ़िया सवाल था यार, ये है इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो तैयारी कर लीजिए, मतलब कराई दी मैंने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन करना है हमें विद मैकेनिज्म व्हेन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद बेंजीन यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 द प्रोडक्ट। ये नहीं बनता, देख लेते हैं यार क्या बनता है, क्या बात कर रहे हैं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होती है यार, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में तो स्ट्रक्चर ही बोल रहा हूँ, आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पर ब्यूटाइल ग्रुप है और आइसो की बात कर रहा हूँ तो ये आ गया Cl और ये आ गया, हाँ ये मेरा हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन में AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन से करा रहा हूँ। तो क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। क्या होता है बेटा, आ जाओ लोन पर दे, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल बना रहा हूँ, अभी इसको भूल जाइए, बेंजीन को। बन गया, क्या रीअरेंजमेंट होगी यानी, मुझे बस इतना बता दीजिए। क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, नो सर अल्काइलेशन है। तो अल्काइलेशन में वी हैव स्टडीड कि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्यों होगी, क्योंकि यार स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। अब रेजोनेंस हो नहीं रही जो वहां पे होती है असाइलेशन, ये अटैक कर देगा इस पर। क्या बन जाएगा ये ये क्या चीज है, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। देख सकते हैं ये कार्बन टर्शरी है और 1 2 3 4 ग्रुप है, तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है। सो दिस इज माय टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। और आइसोब्यूटाइल बेंजीन नहीं बना, आइसोब्यूटाइल बेंजीन का मतलब है क्या नहीं बना, उसको मैं रेड से बना रहा हूँ कि डायरेक्टली ये वाला बंदा अटैक कर दे। ये इस पर ये अटैच है, इस कार्बन पर एक ही अटैच है, एक ही अटैच है, तो 1 2 3 कम हो रहा है यार कार्बन, या नहीं सही है। इसको जो है मैं, अच्छा एक सेकेंड, ये कार्बन इधर आ गया, इस कार्बन से हटा ये है मेरा आइसोब्यूटाइल बेंजीन। क्यों नहीं बना, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज हो गया है। कार्बोकेटाइन बनता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में और वो रीअरेंज हो गया है। तो अगर वो रीअरेंज हो गया तो कुछ और बनेगा, तो कुछ और क्या है वो आपके सामने है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या ये चीज समझ में आई सबको, क्या इसमें कोई डाउट है, नो सर नहीं होगा तो लिख दिया गया डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह के थ्रू, वो तो आप लिख देंगे। मतलब लिखने वाला काम थोड़ी, समझाने वाले काम रखिए ना मेरा, लिखने वाला आपका। पेपर में अगर मुझे लिखने लिख सकता मैं सबके, तब मैं बिल्कुल लिख लिख के समझाता, बट इसमें इतना है ही नहीं लिखने वाला, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिसिटी, जो उसका नाम है। बढ़िया बढ़िया सवाल आने के चांसेस हैं इससे, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं उसको। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होता है, जिसकी बात करी हमने लेक्चर में भी, तो अब भी देख लेते हैं। तो हाकल्स रूल ये बोलता है भाई कि अगर एक साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड है, एक साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड है जिसमें डिलोकलाइजेशन है, और अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी माई एरोमेटिक। सिंपल सा ये बोलता है, इफ अ साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड हैज 4n+2 pi electron, then it is said to be aromatic, and if it has 4n electrons only, then it is said to be anti-aromatic। और कुछ भी इनमें से नहीं है, साइक्लिक नहीं है, प्लेयर नहीं है, तो वो मतलब हकल्स रूल में नहीं आएगा, बाकी जो वो है फिर तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई इसमें ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यार कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब सभी कुछ आपका जो है वो मतलब साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, रिंग के एग्जांपल बना दिएगा। फिर एक एक पॉइंट को अगर आपको लंबा आंसर बनाना है तो sp2 का आप बता दीजिएगा कि सारे के सारे प्लेनर का मतलब है कि रिंग के सारे आइटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हो, इसमें आप एग्जांपल लिख दीजिएगा। देन डीलोकलाइजेशन बता दीजिएगा कि आपके पूरी रिंग में जो है वो रेजोनेंस हो, इसका एग्जांपल बता दीजिएगा। देन फाइनली लिख दीजिएगा कि अगर इस पे इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तब आपका ये एरोमेटिक होगा और कब एंटी एरोमेटिक होगा। आइए बताते हैं कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपको रिंग दिख रही है, यहाँ पर क्या सब sp2 है, हाँ सर ये पाई बॉन्ड वाला sp2 कैटायन की भी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होती है, इस बात का याद रखिएगा। क्योंकि कितने बॉन्ड पेयर है इसके पास सर, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं, तो sp2 हाइब्रिडाइज। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5। क्या एरोमेटिक होगा, यस। तो एरोमेटिक को ये लिखा। तो विच आपको जब एक्सप्लेन करना है रीजन, तो आप रीजन में भी यार यही बता दीजिएगा कि ये एरोमेटिक है बिकॉज ये सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। बता दीजिएगा कि ये सारे आइटम्स में sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू बना रही है। नेक्स्ट बात करें इसकी, दैट इज माई क्या ये फ्यूरन बोलते हैं शायद इसको, फ्यूरन है इसका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एक मसला आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 दो लोन पेयर है और आपके जो है वो 2 पाई बॉन्ड्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे हम अज्यूम करें। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, हाँ तो अगर रेजोनेंस में है तो एक लोन पेयर को हम मानेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन तो है,
पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम पार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के यदि मैं दिखाऊं तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड बन गया है, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से, तो ये रेजोनेंस हो रही है जिसकी वजह से ये जो लोन पेयर है ये आपका पाई बॉन्ड बन गया। तो क्या ये लोन पेयर दोनों रेजोनेंस में होंगे या एक? वैसे मैंने शायद रेजोनेंस में बताया हो, बट अभी के लिए ये याद रखिए, जब भी किसी एटम के पास दो लोन पेयर हो तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, दूसरा जो है वो जो सेकंड वाला है, सेकंड लोन पेयर, वो जो है वो अलग प्लेन में होता है, उसका प्लेन ही डिफरेंट होता है, उसका प्लेन ही क्या होता है, वो डिफरेंट प्लेन होता है। तो अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस में, ध्यान से सुनिएगा, एक लोन पेयर रेजोनेंस में, क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा? नो सर, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ही बचा, क्योंकि जो दूसरा लोन पेयर है वो रेजोनेंस में, तो जब भी तीन पेयर्स हो गए टोटल तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब प्लेनर कंपाउंड है। सो दैट्स वाई इसमें आपको थोड़ा सा समझाना होगा ये हमारा क्या है, एरोमेटिक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है आपकी जो है वो ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन को अच्छे से समझाइएगा कि यार ये एक लोन पेयर रेजोनेंस में, दूसरा नहीं है, क्योंकि उसका प्लेन डिफरेंट हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बट हाँ ये है कि उसका प्लेन चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो वो दूसरे प्लेन में होता है, किसी px py में से होता है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता। ये बात आपको होता है। तो ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक। इस पे आता है एनुलिन। कितने हैं? 16 एनुलिन है। 16 एनुलिन का मतलब बेसिकली होता है 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिंपल से आप देख सकते हैं। कंप्लीट रिंग में यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई डाउट इसमें? नो सर नहीं होगा। मतलब क्यों ही डाउट होगा इसमें, सिंपल सी चीज है भाई, अकल सूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, इसमें नाइट्रोजन देखिए लोन पेयर है, रेजोनेंस में हाँ सर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी वैसे जनरली ना आपको साइक्लिक तो देंगे बस आपको, और वैसे हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज भी आपको सभी देंगे, बस आपको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा बहुत। नाइट्रोजन को आप क्या बताएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों है? लोन पेयर रेजोनेंस में एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। ये समझा दीजिएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या इस कैटायन की क्या है हाइब्रिडाइजेशन सर, sp2 ही है। तो क्या ये रेजोनेंस में? हाँ सर रेजोनेंस में। कंप्लीट रिंग कॉन्जुगेशन में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव घूम के यहाँ जाएगा, पर यहाँ कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आपका एरोमेटिक होगा, ये वाला आपका एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ज्यादा मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा हो कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा। ये देखेंगे शायद, ये देख लिया क्या? नहीं सब पॉजिटिव वाला देखा, तो यहाँ पर देखिए इसको ध्यान दो। कितने सर जी? 8 है। तो अब मुझे बताइए कार्ब एनायन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी सर? इसके बाद दो बॉन्ड पेयर, एक हाइड्रोजन और एक ये आपका नेगेटिव चार्ज, दैट इज लोन पेयर। तो ये चार हो गए। द आंसर इज नो, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस में। तो इस वाले के एनायन के भी तीन पेयर्स हैं, तीन बॉन्ड पेयर है बेसिकली, पेयर्स जो है वो तीन बॉन्ड पेयर है। तो ये क्या होगा, sp2 होगा। तो सारे के सारे यहाँ भी sp2 है। साइक्लिक है प्रॉपर, सब कुछ हकल रूल फॉलो हो रहा है, बट किसके लिए? फॉर एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एरोमेटिक कैरेक्टर, बताना है हमें, जस्टिफाई करना है हमें एज कम्पेयर टू हकल्स रूल। तो यहाँ पर जो है 135 हेक्सा ट्राइन की बात करें तो 135 हेक्सा ट्राइन कुछ नहीं होता, बेंजीन होता है? हाँ बेटा देखो, साइक्लो लिखना भूल गए मेरे हिसाब से, साइक्लो हेक्सा ट्राइन वैसे पूरा नाम होता है इसका। आप देख लीजिए, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक मतलब साइक्लो, और 135 मतलब इन तीनों पर डबल बॉन्ड है, 1 पर 3 पर 5 पर। सर 2 4 6 क्यों नहीं बेटा, छोटा लिखते हैं ना। हेक्सा क्यों लिखा सर? हेक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो हेक्स की जगह हेक्सा लिख दिया। ट्राइन मतलब तीन जो है वो इन आ गए, तो ये हमारा इसका नाम है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेप्थलीन। नेप्थलीन, ठीक है। नेप्थलीन आ गया आपके पास। नेप्थलीन क्या है देख लीजिए, गिन लीजिए, एक दो, ये होता है ना नेप्थलीन। हाँ यार ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसका तो बताइए बेटा, बेंजीन को कौन नहीं जानता, हर वो कोई जानता है, एरोमेटिक एरोमेटिक। 10 एनिलीन की मैं बात थोड़ी आगे करूंगा, इसको बताऊंगा। अच्छा एनिलीन का मतलब क्या होता है यार? एनिलीन कुछ नहीं है, बेंजीन भी आपकी जो है ना 6 एनिलीन बेंजीन है। क्या होता है इसमें आपको जो है वो कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड होते हैं आपके हर जगह, और जितने भी नंबर लिखा हो उसका मतलब उतने पाई बॉन्ड्स होंगे, या कहीं ना कहीं शायद उतनी कार्बन रिंग भी हम बोल सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उतने कार्बन एटम्स होंगे उस रिंग में, इसलिए हम बोल, ठीक है। तो 10 एनिलीन का मतलब क्या है, 10 की रिंग होगी, उसका आगे स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पर बात करूंगा इसकी। तो बाकी ये दोनों तो एरोमेटिक है। 10 एनिलीन की थोड़ी सी बात करनी है, क्या वो एरोमेटिक होगी या नहीं होगी, वो थोड़ा सा उसका स्पेशल केस भी है। नेक्स्ट ये आपके सामने 10 एनिलीन भी आ गए, तो सबसे पहले इसको एरोमेटिक बोल दीजिए, कर लिया हमने। इसको एरोमेटिक बोल दीजिए, कर लिया। यहाँ पर रिंग को देखिए, बाहर वाले एटम को मत देखिएगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए भाई रिंग में क्या मसला है। अगर ये रिंग आपकी एरोमेटिक है तो भाई कंपाउंड को आप एरोमेटिक बोल दीजिए, तो आप रिंग पर फोकस करिए, बाहर मत देखिए। अब यहाँ पर आइए, ये आपकी है 10 एनुलिन। 10 ये ना 1 2 3 4, हाँ, ये आपकी 10 एनुलिन आ गई।
इसमें क्या केस होता है यार, आप देख के बोलेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो ये एरोमेटिक हो गई। ऐसा नहीं होता यहाँ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो प्लेनर था, बट ये जो है वो नॉन प्लेनर बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो नॉन प्लेनर बन जाता है। एक हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन चले जाता है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चले जाता है। समवॉट लाइक दिक ऐसा कुछ होता है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ डैश में चला जाएगा हाइड्रोजन, वो वाला उसमें रहेगा, क्योंकि रिपल्जन होती है। तो अगर अबव ब्लो का केस आ गया तो क्या प्लेनर बचा? नो सर, प्लेन बचा ही नहीं, अबव प्लेन नीचे ब्लो प्लेन हो गया, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या एरोमेटिक हुआ? नो सर। अब ये ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, दिस इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। समझा देंगे आप लोग इसको? हाँ सर समझा देंगे आराम से। तो 10 एल्यूमिन का केस ये है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बताना है। एग्जाम्पल देना है यार, एक एक का भाई कुछ भी उठा के दे देना। एक का बेंजीन दे देना एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में क्या दोगे? ये दे देना कोई सा भी इसमें से यार, ये वाला दे देना फोर्थ वाला एंटी एरोमेटिक में से। और क्या नॉन एरोमेटिक का ये दे देना 10 एल्यूमिन, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, क्यों ही रिएक्शन लिख दिया मैंने, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन? ये स्टेबल बनेगा। बस अब यहीं पर लगा दो इसे, क्यूमीन बन गया आपका। कोई इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई पूछना मत, पूछ भी ना है कि यार कैसा हुआ भाई, ये इधर शिफ्ट होगा, H प्लस इधर आया, H प्लस ही आ गया, हाँ इधर H प्लस आया, ये उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, H प्लस इधर आएगा, उधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन बन गया तो मतलब फिर अटैक करा दो। सॉर्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, बस हाँ यहाँ विदाउट लुइस एसिड या लुइस बेस, लुइस एसिड के बिना लिए। इस पर आइए, देखिए इस पर क्या है, ये छोटे छोटे दो डॉट बना रखे हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर साइक्लिक कार्बन आयन क्या होता है? sp2 होता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में उसका लोन पेयर तो एरोमेटिक। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका क्या है? sp3। और जहां sp3 आ गया, हक्कल रूल गया, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये देखते हैं एरोमेटिक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक। समझाने की जरूरत तो नहीं है ना यार, कोई मजाक वजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। हकल थ्रू राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर दीजिएगा। ये फ्यूरन है, इसकी बात कर ली हमने, ये क्या है? एरोमेटिक। ये क्या है? ये एरोमेटिक। तो भाई बहुत सारे सवाल हमने देख लिया, मतलब एरोमेटिसिटी पे आप देखना है, खुद ही रिपीट हो रहे हैं सवाल, अलग अलग उनके प्रिंट से ही आपको पता लग रहा होगा ये अलग अलग प्रिंट है, अलग अलग क्वेश्चन कुछ कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ और लिखा है, पीछे हमने जो फ्यूरन वाला सवाल देखा था उसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, क्लासीफाई, कितना अच्छा प्रिंट में था। देन आई थिंक और भी देख रखा है हमने, स्टार्टिंग में देखिए यहाँ देखा था, तो हर जगह जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही चीज पूछा। अब एट एनुलिन वाली बात करनी है, यहाँ पर है क्या एट एनुलिन? चलो एट एनुलिन बना देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ये जो बना है ना आपका, बेसिकली ये आपका बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पूरे रिंग में रेजोनेंस है और एक नेगेटिव चार्ज है इस पर नेट, तो ये आ गया आपका सेकंड वाला, और ये आ गया आपका थर्ड वाला। बता दिए, मैं एट एनुलिन बनाता हूँ। सही बनी क्या? एक, दो, नहीं यार सही नहीं बनी, 7 बन गए। बना लेते, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 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 आ गया, ठीक है। आइए इससे बात करते हैं सेकंड वाले से, बताइए क्या है? सर सेकंड वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, बढ़िया। सर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, बढ़िया यार, मजा आ गया। सर इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, बढ़िया यार, मजा आ गया अगर आपने इतना भी बता दिया। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है याद रखिएगा, जब भी कोई रिंग, उसमें या तो 8 एटम्स हो या 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स हो, टोटल एटम्स, किसी भी रिंग में 8 एटम हो या 8 से ज्यादा एटम हो, और अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है। अगर एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल है ना भाई, पता है। एरोमेटिक हमने उसमें बात करी थी वन शॉट वाले अपने लेक्चर में, कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो अगर कोई 8 की रिंग है और वो एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं चाहिए, पर वो चाहकर भी नहीं पा सकती, क्योंकि उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? सर 8। तो ध्यान रखिएगा, मतलब 8 मतलब इन द सेंस वो एंटी एरोमेटिक तो हो सकता है 8 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकते हैं। कोई रिंग है, उसमें 8 एटम्स है, क्या इसमें 8 एटम है? हाँ सर 8 एन्यूलिन है, इसमें 8 एटम्स है, या उससे ज्यादा एटम। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो व्हाट इट विल डू, क्योंकि इसको चाहिए स्टेबिलिटी, तो ये जो है वो प्लेनैरिटी खुद ही लूज कर देगी, इट विल लूज इट्स प्लेनैरिटी। और जैसे ही इसने प्लेनैरिटी लूज करी, तो प्लेनर वाला केस गया, और ये बन जाएगी नॉन एरोमेटिक। तो कहिए यार कम से कम एंटी एरोमेटिक होने से तो शुक्र है कि ये जो है क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक हुई। तो ये जो है टब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला। तो जितने भी स्पेशल केस थे ना, जितने भी आने वाले थे, लगभग सारे डिस्कस कर लिया। कोई भी एक्सेप्शनल केस जिसको आप बोलेंगे, कोई भी नहीं बचा मेरे हिसाब से। मजा आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सीखने को मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा आपका? नॉन एरोमेटिक। रीजन समझ में आया? कोई डाउट?
क्योंकि ये क्या बन रही थी यार, एंटी एरोमेटिक बन रही थी, तो उसने कहा इससे बढ़िया ना नॉन एरोमेटिक बन जाती हूँ। क्यों बन जाती हूँ यार, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है। किससे, एंटी एरोमेटिक से ज्यादा है ना, इसके पास ऑप्शन तो है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स में तो कमी बढ़ा ही नहीं कर सकती, बट अपने शेप में रिपल्जन वगैरह करके ये तो इसके हाथ में था, तो उसने वही करा और स्टेबिलिटी पा ली। नेक्स्ट आई यहाँ पर, ये आपको देख पा रहे हैं क्या, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक। इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 2 रिंग्स हैं यहाँ पर वैसे भी, एक सिंगल रिंग नहीं, तो ये भी एरोमेटिक। समझ में आया, मजा आया, आसान लगा, एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ सर कर देंगे आराम से। हकल्स रूल फॉलो कर रही है तीनों में, एक में एरोमेटिक, 2 एरोमेटिक के, एक एंटी एरोमेटिक का, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं। मेन जो था वो थोड़ा सा ही था, कोई भी डाउट अभी तक नहीं आना चाहिए क्योंकि आसान चीज है ना। यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रखा है, कब करा सर, अच्छा ये पढ़िए पता लग जाएगा आपको। हम्म 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 हम्म, ठीक है सर, क्या करना है, देखो बेटा, हेलोजन है, ओवरऑल क्या बताया था मैंने इनका, सर इनके पास लोन पेयर होता है, बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट बिकॉज ये माइनस आई इनका जो है वो डोमिनेटिंग होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये कहानी आपको लिखनी है यहाँ पर कि भाई हेलोजन जो है ना, उन पे प्लस एम भी होता है, उनके पास माइनस आई भी होता है, बट बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका माइनस आई डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। एक बात हो गई। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में बिकॉज ऑफ देयर लोन पेयर दे ऑलवेज डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स ऑर्थो पैरा ही, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, तो भाई डोमिनेट कर रहा है माइनस आई। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल भी वहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहे होंगे यार, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट दिखाएंगे यार, रेजोनेंस हो रही है तो होगी, मतलब ऐसी बात थोड़ी, मजाक थोड़ी चल रहा है, रेजोनेंस तो होगी, बिल्कुल होगी। तो रेजोनेंस की ही वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा कि यार थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, बट हाँ परेशानी है उसके साथ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, डाउट कोई, नो सर, ठीक। 6 एनुलिन क्या है यार, बेंजीन है, डायरेक्ट बल लिख रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ एरोमेटिक। ठीक है, ये वाले की बात कर ली हमने, ये क्या था, 10 एनुलिन थी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपेल करेंगे तो ये क्या हो जाती है सर, अब बिलो हो जाती है, तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाती है। तो होती तो ये होनी चाहिए थी एरोमेटिक, बट नॉन एरोमेटिक बिकॉज स्ट्रक्चर की वजह से। ये क्या है सर, ये ऐसा बना दो यार, 5 की रिंग, और ये तो क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक। समझ में आ गया, यस सर। रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट सेम एज हेक्सा डियूट्रो बेंजीन। क्या है बेंजीन, पता है, हाँ सर पता है, हेक्सा डियूट्रो बेंजीन कुछ नहीं है, हर जगह डी डी लगाती है। इन दोनों की मैं नाइट्रेशन करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सल्फोनेशन की भी बता देता हूँ आपको। मैंने नाइट्रेशन कराई, मतलब यहाँ पे NO2 लग गया, एक को हटा के NO2 लग गया, एक हाइड्रोजन हटा होगा, NO2 लग गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नो सर। सेम यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन हटा होगा, NO2 लग गया होगा। ये बोल रहे हैं यार कि रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ हेक्सा ड्यूट्रो बेंजीन। क्यों, मुझे बताइए, किसी भी रिएक्शन का रेट किस बात पर डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है RDS पर, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और RDS नाइट्रेशन में जो है, RDS इन केस ऑफ नाइट्रेशन जो है वो है सिंपल मेरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला। RDS इन केस ऑफ नाइट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, कि जब NO2 जो है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहा है, तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा सर, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। क्या यहाँ पे आप डी लगा दो, टी लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक की बात है वो हमारी है सिर्फ और सिर्फ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि कुछ भी डी का कंट्रीब्यूशन इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें काम किसका है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, यहाँ पे रेट ऑफ नाइट्रेशन जो है वो सेम होती है, क्योंकि RDS वही है। अच्छा सर, इन्होंने ऐसा पूछा ही क्यों, बिकॉज सल्फोनेशन में थोड़ा अलग होता है। सल्फोनेशन में क्या होता है बेटा, उसमें जो RDS है वो होता है आपका लॉस ऑफ H+ वाला। अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली आगे स्टेप पर लेके जा रहा हूँ। कौन सा बनाऊं यार, मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्टली ना, चलो दिखा देते हैं, कोई देखते हैं क्या होता है। ये मैंने SO3 लगा दिया, नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव, ऐसा ही हुआ होता है सीन। अगर मैं हेक्सा ड्यूट्रो बेंजीन की बात करूँ, डी डी, यहाँ डी, ये आ जाएगा आपका SO3 नेगेटिव, यहाँ डी, यहाँ डी, यहाँ पॉजिटिव, और एक डी, ऐसा ही होगा हाँ। अब इस दिस केस लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज दी RDS, मतलब ये बॉन्ड टूटा, आगे जो है वो आपकी एरोमेटिसिटी रीगेन हुई, ये RDS। इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे CA वाला बॉन्ड तोड़ा है, एक बॉन्ड है CH बॉन्ड, एक बॉन्ड है CD बॉन्ड। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इफ यू रिमेंबर पढ़ाई लिखाई अगर करिए समवन, तो आइसोटोपिक इफेक्ट बताया था कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब इसकी जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है
वो ज्यादा हो। अगर बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है तो बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक है, अगर बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक है तो देर में टूटेगा, अगर बॉन्ड देर में टूटेगा तो रिएक्शन की स्पीड कम। सो बिकॉज आरडीएस इन केस ऑफ सल्फोनेशन ये है, और नाइट्रेशन के केस में आरडीएस नहीं है। अब भाई तुम जो है आरडीएस हमारा हो गया, आरडीएस क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन अटैक, वो बेंजीन में भी सेम होगा, हेक्साड्यूट्रोबेंजीन में भी सेम होगा, सब कुछ उन दोनों में सेम होगा। बट सल्फोनेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि सल्फोनेशन में जो आरडीएस है दैट इज माई लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रेट हमारे पास अलग अलग आता है। आई होप आप सभी को ये बढ़िया सवाल भी समझ में आएगा। दिस इज शायद आई थिंक सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा अभी तक का जो पूछा गया है, जिसमें थोड़ी डेप्थ एनालिसिस हमारी लगी है, एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। सो प्रोबेबली आई थिंक यही है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में सारा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही था आज के लेक्चर में, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर माय लेक्चर।